बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की अदालतों से अब तक जो खबरें आ रही हैं उनसे पता ही चलता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान मामला तय नहीं पा रहे। और ये मामला किसी एक हाई कोर्ट का नहीं है, ये मामला किसी एक जज का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से तंग है। और जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव और जो बातें खतूत के ज़रिए चीफ जस्टिस साहिबान को बताई गई, इससे ये तासुर मिलता है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अदलिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है, करती रही है और आने वाले दिनों में भी करती रहेगी। अब किस तरह इस पूरे मामले पर अदालतें फैसलों के ज़रिए रुकावटें खड़ी कर सकती है या इस मुदाखलत को या दबाव को बुलडोज कर सकती है, ये इंतहाई अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दो दरखास्तें गई हैं जी, और प्रोसिक्यूशन चाहे वो FIA की हो चाहे नैब, उनका ये ख्याल है कि शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी मर्ज़ी का इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि काजी साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं और काजी साहब ऐसे बेंच तश्कील देंगे जहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सके। और इसके साथ साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनमें इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए जाएं। और सबसे अहम केस और अपील जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई FIA प्रोसिक्यूशन की तरफ से, व्यूअर्स खबर ये है कि साइफ़र केस में अपील दायर कर दी गई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में। इसमें दिलचस्प बात यह है कि साइफर केस का अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया और आपने इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि जो चैलेंज करने का मरहला था उसमें इस्तदा क्या की गई होगी जब तक डिटेल जजमेंट आपके पास मौजूद नहीं है। वो जज साहबान जिन्होंने साइफर के अंदर, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, क्या रिमार्क्स दिए, क्या फ़ैसले लिखे, किन नकात के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन ने अदालत में पेश किए, अदालत का उसके बारे में क्या रिएक्शन था, कौन सी नज़ीर एज अ प्रेसिडेंट अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखी, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। अब देखना ही होगा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को लगाते हैं या नहीं लगाते, और क्या चीफ जस्टिस जाते जाते सज़ा बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है, क्योंकि अगर काजी साहब ने किसी और की आवाज़ को सुना और पाकिस्तान में इंसाफ की आवाज़ को दबा दिया तो शायद वो हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख के स्याह जो बाब लिखे जा रहे हैं इस वक्त और पिछले 3 बरसों से, उसमें एक नए बाब का इजाफा हो जाएगा। मैं आपको ना, ये जो अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मामला है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है। बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह रोका जाए और अदालतों के ज़रिए पाकिस्तान में 9 मई के मुल्ज़मान इमरान खान या फिर उनसे जुड़े हुए मुकदमात को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसलों की भेंट चढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हुआ ये जी कि सरगोदा जज साहब को धमकी का ये केस था और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इंतहाई अहम हुक्मनामा आ गया है और लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत हुई है। पहला केस वो था जिसमें सरगोदा ATC यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज को धमकी दी गई। दूसरा केस रावलपिंडी एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया था, इस पर भी आज समाअत हुई है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत पर काफ़ी बरहम नज़र आए और उनकी अदालत आज तवज्जो का मरकज़ बनी रही। अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो जंग है ये इस्लामाबाद से होती हुई अब पंजाब लाहौर में पहुंच गई है, जहां पर ये मैदान लगा। मैं मैदान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये मैदान ही है, क्योंकि दूसरी तरफ से कायदे कानून को बालाए ताक रखकर पाकिस्तान की अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं और इसके अंदर पूरी की पूरी रियासती मशीनरी आपको नज़र आएगी। अदालत में भी उन्होंने IG पंजाब को जी झाड़ पिला दी है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। गैर मामूली मनाजिर लाहौर से देखने को मिले। मेरी कोर्ट रिपोर्टर्स जो इस केस को कवर कर रहे थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो अदालत का माहौल काफ़ी संजीदा था और अदालत काफ़ी बरहम नज़र आई और हुकूमत पंजाब के ऊपर ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस पाई गई और दोनों तरफ से दलाइल के ज़रिए एक दूसरे पर तनकीद की गई है। अदालत की तनकीद करना और उनका बरहम होना तो बनता है, लेकिन IG साहब का बरहम होना ये समस्या बाहर है। इदारों की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जी खरी खरी सुना दी है। पहला केस
चीफ जस्टिस ने सेक्टर कमांडर सरगोदा आईजी पंजाब को तलब कर रखा था। सुबह इस पर समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस के इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जिस केस में, और वो ये कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे जुडिशल अफसर हैं जिन्होंने कहा कि आईएसआई के बंदे के मिलने का पैगाम पहुंचाया गया। अब आईएसआई के बंदे के मिलने का पैगाम था क्या आपने वो बंदा ढूंढा जो जज साहब से मिलना चाहता है? मेरा सवाल ये है कि आईएसआई किस बंदे के जरिए पैगाम पहुंचा रही है? आपने किस कानून के तहत वकला साइलिन को एंटी टेररिज्म कोर्ट अदालत जाने से रोका? क्योंकि हुआ ये था कि जब ये लोग वहाँ पर गए तो उमर अयूब साहब और दीगर लोगों को अदालत के अंदर जाने से रोक दिया गया। फिर वो ये सवाल करते हैं कि आप मुझे कानून बता दें कि किस कानून के तहत अदालत में जाने से आपने उन्हें रोका। अगर खतरा था तो फिर सारी अदालतों को बंद कर दिया जाए, आप फिर कर्फ्यू नाफिज कर दें। अगर जियो फेंसिंग की इजाज़त नहीं मिलती तो आप बंदे को गिरफ्तार नहीं करेंगे? ये सवाल पूछा गया लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। बहावलपुर में जज साहब के घर के बाहर जो मीटर तोड़ा गया, इसकी क्या मालूमात है? क्योंकि जो सरगोदा के जज हैं उन्होंने कहा जी कि मेरे घर के बाहर गैस का मीटर को तोड़ दिया गया और फिर इसके साथ साथ मेरे घर के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि आप चाहते थे कि जज साहब के पास जो केस लगे हैं इन पर कार्रवाई ना हो सके। आईजी साहब बराह करम अदालत का मजाक ना बनाएं। ये चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं। कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, इस पर अदालतों ने फैसले करने हैं। यानी कोर कमांडर के घर पर हमला होता है 9 मई के वाकयात की बुनियाद पर, आप अदालतों की तरफ देख रहे हैं। वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर आप पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की तवक्को रखते हैं तो फिर एहतराम भी किया जाए हमारी अदालतों का भी, जो हमारे घरों का भी, हमारे जुडिशल अफसरान का भी, और हर उस अदालत का जहां पर आपके मुकदमात लगे हुए हैं। कोई हमारे घर में अगर झांकेगा तो फिर हम उससे निपटना जानते हैं। ये पैगाम उन्होंने बिटवीन द लाइन्स दे दिया। सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर हमला हुआ तो आपने किसको नामजद नहीं किया? आपने किसी को नामजद नहीं किया, क्योंकि होता है ना कि फलां अदालत के ऊपर हमला हो जाता है तो नामजद करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर हर शहर के अंदर फौजी तनसीबात पर हमला होता है, लिस्टें बन गई, घरों के अफराद को उठाया गया, फैमिली को हरासा किया गया। घर में अगर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या उनके वर्कर से, अगर वो नहीं मिले, उनके बच्चों को उठा लिया गया, उनके ख़ानदान की ख़वातीन को उठा लिया गया, हरासा किया गया। ये हमने मनाजिर पाकिस्तान में पिछले 1 बरस से देखे और ये अब पाकिस्तान की स्याह तारीख का हिस्सा है। इस मुल्क में जी दोहरा म्यार है और यही बात अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर रहे हैं। जो जज पसंद ना हो उसके खिलाफ आप बयानबाजी शुरू कर देते हैं, रेफरेंस आ जाता है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोग्राम चलवाए जाते हैं। आपने रावलपिंडी के जज के साथ भी यही सलूक किया। जज ने दरखास्तें दी कि आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं। मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप और इंसाफ की तवक्को आपसे। अगर जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लिया जाए। हमने पिंडी अदालत के जज से वजह पूछी, वहाँ भी साइलिन को अदालत में नहीं जाने दिया गया। आईजी पंजाब के जी इसके ऊपर दलाइल थे और उन्होंने क्या जवाब दिया, वो ये कहते हैं कि ये मसला बहुत अहम है, ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। अदालत के बाहर फायरिंग हुई, जज साहब के हुक्म पर हमने इंक्वायरी करवाई। हमें सबसे पहले अदालत के इलाके की जियो फोरेंसिक करवानी होगी। हमारी वजारत दाखिला और वजारत दाखिला के साथ फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई जाए। मैंने मुतलका अफसरान से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दहशतगर्दी के हवाले से ख़ास ख़तरा था, इसलिए अदालत को बंद किया गया। हमने दफ़ा 144 नाफिज की ताकि लोग इकट्ठे ना हो। मैंने मीटर के हवाले से पता करवाया है, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। यानी आईजी साहब वहाँ पर मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि कोई मीटर नहीं तोड़ा गया और ये सिर्फ महज एक इत्तफाक है, और जो जज साहब बात कर रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। जज साहब का ख्याल है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदों ने उनका मीटर तोड़ा। डीपीओ सरगोदा साहब के जी इसके बाद दलाइल शुरू हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इस हवाले से थ्रेट अलर्ट मिला था, हमने जज साहब को काम से नहीं रोका, हमें इस हवाले से थ्रेट अलर्ट मिला। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया और फिर ये फैसला जो है वो बाद में सुनाया भी गया। और मैं आपको व्यूअर्स ये बताता हूँ कि दूसरा जो अहम केस है वो है प्रोसिक्यूशन ने रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। इसके अलावा ये भी कहा कि वो शाह महमूद कुरैशी की 11 ज़मानतें जो उनकी दरख्वास्त है इस पर समाअत ना करें। अब ये शाह महमूद कुरैशी समेत ना 11 लोग हैं
جن کی ضمانتوں کا یہ معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی جی فیصلہ ہوا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے ATC جج راولپنڈی سے عمران خان، شاہ محمود قریشی کی 11 درخواست ضمانتوں کو ٹرانسفر کرنے کی حکومت پنجاب کی درخواستیں خارج کر دی ہیں، اور 11 درخواستیں مجموعی طور پر 22 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کی، یعنی ہر درخواست کے اوپر 2 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی درخواستیں واپس لینے کی استدعا اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، عدالت چونکہ میں نے کور کی ہے، جب کسی پارٹی کو، وکیل کو یا پروسیکیوشن کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے کیس کی سماعت کے دوران کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ درخواست واپس لینے کی استدعا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی درخواستیں واپس لینے کی بھی جی استدعا اسی طرح ہوئی۔ پروسیکیوشن نے عدالت کا وقت ضائع کیا۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سے راولپنڈی جج کے خلاف پروسیکیوشن کا ریفرنس بھی جو ہے وہ خارج کر دیا گیا۔ اب یہ عدلیہ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ، انہی باتوں کی وجہ سے جی کل اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور کل ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں معاملات مزید خراب ہوں گے، آپ نے آج کی اس تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ جسٹس منصور بھی ان معاملات کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہ اگلے چیف جسٹس بننے والے ہیں۔ انہوں نے 3 سال تک چیف جسٹس رہنا ہے۔ ان کے تعلقات ابھی سے اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ 3 سال کی لڑائی جو ہے وہ ہمیں مزید آگے خطرناک رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ذیلی عدالتیں جس طرح ریئیکشن دے رہی ہیں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب عدلیہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلے گی۔ اگر آپ کسی ایک جج کو اور جوڈیشل افسر کو دھمکاتے ہیں تو عدلیہ اب اسے اپنی توہین جو ہے وہ سمجھ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جج زیبا کا معاملہ آیا تو ججز کہاں پر کھڑے تھے، وہ ٹی روم میں ٹیلی ویژن کے اوپر خان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، تو ان کی جو عدالتی غیرت ہے وہ جاگی، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک پورے کا پورا محاذ کھڑا کر دیا۔ عمران خان کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کہی گئی کہ آپ نے ایک عورت کو ڈرایا دھمکایا، آپ نے ہماری خاتون جج کو ڈرایا دھمکایا، اور ہم آپ سے اس بات کا ضرور حساب لیں گے۔ پھر یہی ہوا نا، خان صاحب خود چل کر اس عدالت میں گئے۔ آج پاکستان کی ریاست عدلیہ کو ڈرا رہی ہے۔ آخر کار یہ ہونا ہی تھا، اب انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور، اور اب ہمیں میدان عمل میں آنا ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جو لڑائی ہے، مجھے یہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب مولانا کو منانے کے لیے ان کے گھر پہنچے، اور ملاقات میں اتفاق ہوا کہ باہمی تعاون کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ شہباز شریف صاحب نے مولانا کو اسمبلی میں مسائل حل کرنے کا کہا، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے؟ وہ اس پوری اسمبلی کو، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، ہم اسے اب نہیں مانتے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اور اس سے پہلے فضل الرحمان جو ہے وہ ملین مارچ کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ مظفر گڑھ میں انہوں نے اس اعلان کا باقاعدہ حوالہ بھی دیا، اپنے اعلان میں یہ کہا کہ ہم ملین مارچ کریں گے اور ہمارا رخ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اور اس وقت تک ہم واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم حکومت کو گرا نہیں دیتے۔ فضل الرحمان کو پہلے نواز شریف بھی منانے آ چکے ہیں، مگر وہ نہیں مانے۔ فضل الرحمان کی پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت چل رہی ہے، اور ایک کمیٹی اسد کیسر کے ذریعے یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ اب سوال بھی یہ ہے کہ فضل الرحمان کی پاکستان تحریک انصاف سے جو بات چیت چل رہی ہے، کیا اسے روک دیا جائے گا؟ میری خبر یہ ہے کہ اسد کیسر اور فضل الرحمان مزید آگے یہ جو معاملات ہیں وہ بڑھائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ یہ کسی نتیجے پر پہنچ بھی جائیں۔ اور پھر معاملات طے پانے کی جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان میں، تو یہ صرف اور صرف ایک طرح سے فضل الرحمان نے ٹائم کو بائی کیا جی، اور وہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ان کے لیے سیاسی طور پہ کتنا مضبوط فیصلہ ہوگا، اور دوسری طرف اگر وہ حکومت کے ساتھ چلے گئے تو پھر اس بیانیے کا کیا ہوگا، فارم 47 والا، شہباز حکومت، اور پھر جو لوگ اس وقت پاکستان کی اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، جن کے خلاف فضل الرحمان کافی سخت الفاظ استعمال کر چکے ہیں، تو پھر ان کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا گیا اس بیانیے کا کیا ہوگا؟ حافظ عبداللہ جی بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی صورت حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اطلاعات ویورز یہ بھی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے موڈ میں، اور دونوں احتجاجی حکمت عملی مل کر بنائیں گے۔ آنے والے دنوں کے اندر مزید ملاقاتیں ہوں گی، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی ہمیں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان کا میڈیا جو اسے رپورٹ نہیں کر رہا، ڈان نے اسے رپورٹ کیا ہے۔ عمران ریاض کی گرفتاری 2 روز پہلے ہوئی، ایئرپورٹ سے، لاہور ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا گیا، اور پتہ ہی لگا جی کہ
یہ کیس ایک دھوکے کا ان کے خلاف بنایا گیا، اور جس شخص نے جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا وہ نون لیگ کا پولنگ ایجنٹ تھا اور مریم نواز کے حلقے میں پولنگ ایجنٹ رہ چکا ہے۔ یہ خبریں آ گئی ہیں جی، اور نون لیگ کا کارکن ہے، اور آج اس پر سماعت ہوئی تو عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ اب عمران ریاض نے جو گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گرفتاری کا مسئلہ نہیں، بہت بار پکڑا ہے، مجھے حج پر جانے سے روکا گیا، اس کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اب عمران ریاض کے خلاف ایک اور مقدمہ بنا لیا جائے گا۔ آپ بنا لیجئے مقدمے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اس کا ایک دن ضرور حساب دینا ہوگا، اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔